से टारगेट कैसे फिक्स किया आपने कि भाई हाँ मेरे को बीपीएससी यूपीएससी का एस्पिरेंट बनना है? आपने कोचिंग कहाँ से ली कि किसान आंदोलन के बारे में आपकी निजीगत राय क्या है कि गर्लफ्रेंड रही है तो कितनी और वजह किसी स्टूडेंट ने लिख करके मेरे को भेजा है कि आपके दोस्त की अगर बिहार में पोस्टिंग हुई है तो क्या वो वहाँ जाने के बाद में गुटखा खाएंगे? नमस्कार, जय हिंद, सलाम, नमस्ते। मैं मंजीत मोहन आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। और आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज़ है वो किसी ऐसे नहीं है कि मैं आप लोगों को कोई चीज़ कोई सब्जेक्ट आपको टीच करूंगा या कोई टॉपिक लेकर के आया हूं, बल्कि ज़बरदस्त हर एक बच्चे के लिए, हर एक स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट मानता है अपने आप को किसी भी एग्ज़ाम को लेकर के, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुँचा हूँ जिन्होंने बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्रैक किया है। देहात से हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, क्या उनका स्ट्रगल रहा, कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया, आपके पास उनकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं विकास बिचला जी से। सबसे पहले विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल लीजो मैथ्स के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और जैसा कि मैं आपके साथ पढ़ा हूँ तो मुझे बहुत खुशी है कि मेरा पहला इंटरव्यू भी आपके साथ ही हो रहा है। बड़ा बड़ा धन्यवाद भाई। और उन सब बातों के बारे में हम बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी बातें करेंगे उस चीज़ के बारे में। और सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत मुबारकबाद हो आपको, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं की वजह से यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला है, क्योंकि इसके पीछे फैमिली दोस्तों का बहुत बड़ा साथ रहता है किसी भी सफलता के लिए। बिल्कुल भाई, क्या कर रहा है अपना हरियाणा में भाई, कोई भी सक्सेसफुल हो चाहे अनसक्सेसफुल हो, औरत का हाथ उस आदमी का पाछ होया कर है। वह बात भी आप जानांगे विकास भाई पर, अपनी भाषा में जानांगे भाई औरत का हाथ था कि किसी व्यक्ति का हाथ था, वो सारी बातें जानांगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्वेश्चन का सिलसिला स्टार्ट कर दूं। ज़रूर ज़रूर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या आपको ऐसे टारगेट कैसे फिक्स किया आपने कि भाई हाँ मेरे को बीपीएससी यूपीएससी का एस्पिरेंट बनना है, मेरे को ये एग्ज़ाम देना है? और कोई आपने कोई एग्ज़ाम क्यों नहीं सेलेक्ट किया, इसी का आपका कैसा मन बना, ये टारगेट कैसे फिक्स किया? पहले शुरुआत में 12th के बाद मेरा लक्ष्य था कि भाई इंजीनियरिंग एक स्कोप है जहाँ पे मतलब कि एक जॉब सेटल हो सकता है इंसान। लेकिन वहाँ पे मेरे को ये लगा कि भाई नहीं, यहाँ पे कुछ बड़ा नहीं, बस एक नॉर्मल हो सकता है, कुछ अलग नहीं किया जा सकता। तो फिर जैसे मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आईएएस आईपीएस ये सब की आते थे कि भाई ये सेलेक्ट हो गए और इन्होंने पूरा गांव ने उनका स्वागत किया, तो मेरे को भी ये था कि एक दिन कुछ ऐसा हो कि भाई गांव भी मेरा स्वागत करे और मेरे पिताजी जो मेरे नाम से जाने जाएं। तो तो आपके साथ हुआ है ये सीन, जब आपका ये एग्ज़ाम क्रैक हुआ तो पूरे गांव ने आपका भरपूर मतलब पूरा भव्य स्वागत किया था उस टाइम? हाँ, ये उम्मीद से मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअल में, क्योंकि मैं गांव में ज़्यादा नहीं रहा हूँ, बाहर ही रहा हूँ। लेकिन ये बहुत, मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ अपने गांव वासियों का सहयोग देख के। बिल्कुल, मैं उस दिन उस आपके जलसे में कहें, आपके भव्य समारोह में कहें, उस स्वागत में कहें, मैं शामिल नहीं हो पाया, उसके लिए मैं पहले भी सॉरी माँग चुका हूँ और आज ऑन द कैमरा ये भी तो आई बड़प्पन है अपोलोजाइज़। आपका। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन कि आपने कोचिंग कहाँ से ली? मैंने कोचिंग में 2-3 इंस्टीट्यूट में गया बेसिकली, क्योंकि जैसे यूपीएससी की प्रिपरेशन है तो उसमें गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और रूरल बैकग्राउंड से गाइडेंस देने वाला उस टाइम पे तो कोई नहीं था मेरी जान पहचान में। तो मैंने 2-3 कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए, बट मैंने बीच में छोड़ दिए क्योंकि मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली। और फिर मैंने नेट से ही अपना एक रिसोर्स बनाया, और उसके साथ फिर कुछ गलतियां भी हुई जो कि अगर कोई अच्छा टीचर हो तो वो उनको कम कर सकता था। तो खुद से करते हैं जब गलतियां होती हैं, लेकिन आजकल इंटरनेट है तो उससे बहुत स्कोप है कि कोई भी गलतियां ना करके, क्योंकि सबसे मेन है कि जो टाइम सक्सेस में लगता है उसमें गलतियां बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हाँ, गलतियों से सीखना ज़रूरी है, तो उसके लिए आप कह रहे हो कि भाई इंटरनेट है, ऑनलाइन क्लासेस है, आप उनको रेफरेंस दे सकते हो कि भाई हाँ, उनमें गलतियाँ जो हैं आपकी, वहाँ पर आपके पास में इतना सारा एक्सपीरियंस इकट्ठा हो जाता है। जो ऑफलाइन में जाते हैं तो वहाँ पर काफ़ी चीज़ें, बातें डाउट क्लियर करने में कहें या गलतियों को सुधारने में कहें, वहाँ थोड़ी बहुत अड़चन पैदा हो जाती है। हाँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हो तो एक
भारी भरकम फीस होती है और आप बन जाते हो वहाँ पे, और खासकर रूरल बैकग्राउंड के बच्चे। लेकिन अगर आप ऑनलाइन ट्रायल ले सकते हो, छोटे मोटे बहुत सारे पैकेजेस हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मल्टीपल एक ही सब्जेक्ट को मल्टीपल रिसोर्सेज से भी कवर कर सकते हो। तो ये ऑनलाइन जो एक रिवोल्यूशन है, मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, खासकर जो रूरल एरिया के बच्चे हैं, क्योंकि अर्बन वालों के पास तो रिसोर्स थे ही, तो रूरल एरिया के लिए पूरा एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है इंटरनेट। कोई भी भाई नू ना सोच लियो कि भाई मेरे गले पड़ोड़ा है इस करके ना मैं अपनी ऐप ना प्रमोट करवाने खातिर बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी विकास भाई इस बात के गवाह हैं। मेरी और इनकी आज लगभग मेरे ख्याल से 15-20 साल बाद आपस में बात हुई होगी। तो उस टाइम मेरे से इन्होंने सिर्फ यही पूछा था कि भाई हाँ, मैंने जिस तरह नंबर से कॉल कराया कि इनका भी नंबर चेंज हो गया था, मेरा भी। तो मैंने यूँ ही बोला था कि भाई बहुत बहुत बधाइयाँ, और मैं आ नहीं पाया तो उसके लिए आई एम सॉरी। बोला कि भाई यहाँ पे आई पछाड़ लिया, बहुत बढ़िया भाई, कोई बात नहीं। बोला क्या कर रहे हैं आजकल? तो मैंने कहा था भाई माँ एक एजुकेशनल ऐप है, उस पर आप कोचिंग देने का काम करा। हाँ, इस तरह नहीं है इनका। जो कहने का मतलब है वो ये है कि भाई रूरल में जो बंदा पैदा हुआ है तो उसने थोड़ी बहुत हिचकिचाहट पैदा हुआ है, और एक ऑफलाइन में क्या हुआ है कि आप गिने चुने 100-200 बंदों के बीच में हुआ है। इंटरनेट के है विकास जी, वो एक बड़ा लेवल पर चीज़ है कि भाई पूरी की पूरी दुनिया आपके गले खुल रही है। तो ओड़े इतने सारे विचार जब आपस में स्ट्राइक करे हैं तो ओड़े के है गलती भी ज़्यादा दिखे हैं, गलती ने सुधारने के मौके भी ज़्यादा दिखे हैं, एक्सपीरियंस भी ज़्यादा इकट्ठा हो जाए, और वाई चीज़ एक फैक्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल पैदा करा है कि भाई किसी भी एग्जाम ने क्रैक करने का। इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा आपके पर्सपेक्टिव में। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मेरे को लगती है ऑनलाइन में, कि जैसे नॉर्मल ऑफलाइन में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसके लिए कोई कंपटीशन नहीं है एक तरीके से देखा जाए तो, कि उसके बच्चों को जो फीड फीड किया जा रहा है वो वही लेंगे। लेकिन ऑनलाइन वो कंपेयर कर सकते हैं, कि इसलिए टीचर को ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, या कोई भी प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा बेटर आना पड़ेगा। जैसे ओटीटी का एक एग्जांपल ले सकते हो आप, कि जैसे वेब सीरीज़ है, कि मूवी का कंटेंट एक स्टैटिक था कि एक ही मूवी चल रही थी, लेकिन ओटीटी आने के बाद स्टोरी वेब सीरीज देखो आप, एक से एक बढ़िया आ रही है। यही एजुकेशन के सेक्टर में आप चीज़ देखोगे कि भाई एक से एक बढ़िया टीचर आएगा, एक से एक, इसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा फायदा होगा कंपटीशन से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो आपने मोस्टली ये किया कि भाई कोचिंग को लेकर के आपने 2-3 जगह ट्राई किया ऑफ़लाइन, फिर जब आपका ये लगा कि भाई हाँ, आपकी जो गलतियाँ हैं वो ज़्यादा होंगी, एक्सपीरियंस आपके पास कम कलेक्ट हो रहा है, तो फिर आपने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा जोर दिया और ऑनलाइन क्लासेस को और इंटरनेट को ज़्यादा जोर दिया। हाँ, क्योंकि मैंने ये देखा कि भाई मेरे को करना क्या है, बस मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है, और उनके लिए मैं कम से कम किन रिसोर्सेज के साथ compete कर सकता हूँ। क्योंकि रिसोर्स लिमिट करना बहुत बड़ी एक टाइम कंस्ट्रेंट है। कोई भी एग्ज़ाम हो, किसी में 3 महीने का टाइम है, किसी में 6 महीने का, तो रिसोर्स कम से कम और बहुत बढ़िया रिसोर्स होने चाहिए। अगर रिसोर्स आपके बहुत ज़्यादा हैं तो रिवीजन नहीं हो पाएगी, फिर सिलेक्शन रुक जाता है। क्योंकि एग्ज़ाम में उसी टाइम में आपको एग्जैक्टली याद आना चाहिए कि ये है। अगर डाउट है तो फिर आप गए, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो। तो ये इसलिए रिसोर्स को कंस्ट्रेंट करना, और फिर उसको सही पढ़ना क्या है, रिसोर्स में भी ये इंपॉर्टेंट होता है कि एक ही प्रॉफिट इंटरेस्ट पे हज़ारों टाइप के सवाल मिल जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है वो प्रॉफिट इंटरेस्ट से, क्या पैटर्न चल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बच्चे को टीचर बता सकता है सही गाइडेंस देके कि क्या पढ़ ले, कि छोड़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पढ़ने से ज़्यादा छोड़ना बहुत ज़रूरी है। छोड़ना बहुत ज़रूरी है, वरना पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अच्छा, आपका डेली रूटीन क्या रहा कि भाई 24 घंटे में से ये बात भाई अपना गाँव में तो बहुत मशहूर है, भला यूपीएससी का पेपर पढ़ा तो ना बेरा वो 24 घंटे मतलब 18-18, 20-20 घंटे पढ़ा है, कि यह बात क्लियर करें कि भाई कि कहाँ तक सत्य है? देखो, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, सबके कंस्ट्रेंट होते हैं अपने, लेकिन कंसिस्टेंसी तो देखो चाहिए आपको। अगर मान लो कि आप 8 घंटे पढ़े हो एक दिन, अगले घंटे 2 घंटे, अगले दिन 2 घंटे पढ़े हो, तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप ये कि भाई आप 7-8 घंटे निकाल रहे हो, और एग्ज़ाम टाइम पे वो आपको 12 घंटे भी लेके जाना पड़ेगा, 13 घंटे भी लेके जाना पड़ेगा, लेकिन एक मिनिमम कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि 7-8 घंटे आपके मिनिमम प्रोडक्टिव घंटे होने चाहिए। उसमें भाई आप ऑफलाइन अपना अच्छे से बैठ के पढ़ो, सारे रिसोर्स अपने, ये डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए कि बीच में सोशल मीडिया भी खोल लिया, बीच में कुछ और काम कर लिया, वो 8 घंटे, फिर वो 8 घंटे नहीं है। अच्छा, ये भी बात बोली जाती है कि भाई सोशल मीडिया के ऊपर नहीं था, तो ये बात कहाँ तक ठीक है कि भाई वो फेसबुक नहीं चलाता, वो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह इन चीज़ों से दूर था? देखो, सोशल मीडिया जो है ना, उसका यूज़ एजुकेशनल, जो सोशल मीडिया उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो कि इंस्टा पे कोई चैनल है जो जॉब रिलेटेड, कोई मान लो डेली इंपॉर्टेंट 5 फैक्ट देता है, या फिर आप ये मान लो कि फेसबुक पे कोई पेज है, जैसे वो एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, एक या दो को जो आपको बहुत अच्छा लगे उसको फॉलो करो, मल्टीपल को मत फॉलो करो।
क्योंकि वो फिर डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं कि आपको लगता है कि इसकी स्ट्रेटेजी मानूं या उसकी स्ट्रेटेजी मानूं। एक या दो जो भी आपको अच्छा लगे वो फॉलो करो। हाँ, लेकिन ऑफलाइन पे जो अल्टीमेटली जो बुक्स पे प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा मैटर करेगी, कि ये सप्लीमेंट कर सकते हैं आपके प्रिपरेशन को, कि भाई आपने क्लासेस कर ली उसके बाद फिर बुक पे अपने प्रैक्टिस सेट रिवीजन, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जी। और अगला क्वेश्चन, हाल फिलहाल के मुद्दे हैं भैया अपने हरियाणा में, पंजाब में, यूपी बिहार में सबसे बड़ा है किसान का आंदोलन। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बीपीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करता है, दिमाग की कमी नहीं है, कंसंट्रेशन की कमी नहीं है, और मैं नहीं मानता कि किसी भी चीज़ को बिना फैक्चुअल लिए वो कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी एक्शन उनका होता है, और एक एक वर्ड इन लोगों का इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ इनकी चाहे आप पहले की देख लें या इनके सिलेक्शन के बाद की देख लें। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन कि किसान आंदोलन के बारे में आपके निजीगत राय क्या है? देखो, इसमें हमें दो चीज़ें देखनी चाहिए। एक तो किसान की जो मांगे हैं, और दूसरा कि एक आंदोलन। अगर पहला मैं आंदोलन के अगर इस पर्सपेक्टिव को देखूं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा एक डेमोक्रेटिक सेटअप तैयार हुआ है, जिससे कि युवाओं को डेमोक्रेसी के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिली है, और उन्हें पता चला है कि किस तरीके से पार्लियामेंट में अपनी बातें पहुंचाई जा सकती हैं शांतिपूर्वक तरीके से। तो ये बहुत बड़ा एक लेसन है, खासकर हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि हमने इससे पहले इस तरीके का कोई मूवमेंट नहीं देखी। अगर आप गांधी टाइम पे देखो तो इतने लंबे टाइम तक वो भी सस्टेन नहीं कर पाते थे। भी गांधी भी 6 महीने में 8 महीने में विड्रॉ कर लेते थे। तो ये देखो कि एक तरीके से लीडरलेस मूवमेंट, और फिर भी इतने लंबे टाइम तक सरवाइव की है। दूसरा, जो किसानों की जो मांगे हैं, देखो किसान एक ऐसा तबका है जो मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो यहाँ पे जो किसान की जो डिमांड है, उनको हमें इस नज़रिए से बैठ के शांतिपूर्वक तरीके से सोल्व करना होगा कि किसान को देखो, मूल्य की सिक्योरिटी तो चाहिए, एमएसपी तो किसान को चाहिए, उसके बिना तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए सरकार जो है, एक अभी कोई एश्योरेंस नहीं है हाल फिलहाल में। वैसे एमएसपी है, लेकिन वो सभी स्टेट में इक्वली नहीं मिल रहा है। जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें सिर्फ 6% किसान जो है लमसम उनको एमएसपी मिल पा रहा है। खासकर वो भी हरियाणा पंजाब जैसे स्टेट में ही मिल पा रहा है, बाकी स्टेट में वो भी नहीं मिल पा रहा है। अगर कंपटीशन आता है मार्केट में, जैसे वेयर हाउसिंग की बात की जा रही है, कोल्ड स्टोरेज की, वो किसानों को फ़ायदा होगा उन चीज़ों से। लेकिन ये जो एक दूसरे पे भरोसे की कमी है, इसको दूर करना होगा। सबसे ज़रूरी है कि विश्वास में लेके काम करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है, कि अगर मैं आपका फ़ायदा करना चाहता हूँ तो मुझे आपको यकीन भी दिलाना होगा कि मैं आपका फ़ायदा मुझे करना ये चाहता ना लगे कि मेरे साथ वादा खिलाफी होगी। हूँ। हाँ, तो इसके लिए देखो सरकार को एक ओपन, मेरी ये समझ है यहाँ तक कि एक डायलॉग जो है वो फिर से रिज्यूम होना चाहिए इनके बीच में, और एक इसको टाइम फ्रेम के साथ स्लो फेज में इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए, ताकि इसके जो भी नतीजे हों वो एक जैसे पायलट फेज में करना चाहिए। जैसे पहले पेट्रोल और डीजल को डीरेगुलेट किया गया था, या एलपीजी सिलेंडर पे सब्सिडी कम की, वो एकदम नहीं की थी, वो फेज में की थी। तो यही चीज़ इन चीज़ों के ऊपर लेके आया जा सकता है कि इन बिलों को फेजेस में लागू किया जाए, जिससे कि जो जिस तरीके से आप वैक्सीन को लेके देख सकते हो आप, कि वैक्सीन को लेके काफ़ी वो था कि भाई काफ़ी तरह की जानकारियाँ थी। लेकिन जैसे मैं आपको बता, मैंने कुछ दिन पहले वैक्सीन लगवाया, तो मुझे उस तरीके को कोई समस्या नहीं हुई। तो ये है कि कुछ सोशल मीडिया का भ्रम भी भ्रांतियाँ कहें, नेगेटिविटी हाँ। कुछ फैलाई जाती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा ये है कि भाई जागरूकता उन पे भी होनी चाहिए, कि हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे होती है वो ज़रूरी नहीं कि सही हो, आप उसका मूल्यांकन भी करना ज़रूरी होता है। ये एग्ज़ाम में और भी ज़रूरी होता है। जैसे एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि आपको बस आप इंफॉर्मेशन देखते हो, आप उसके पीछे का लॉजिक देखना चाहिए आपको। इंफॉर्मेशन तो चेंज होती रहेगी टाइम के साथ, लेकिन अगर आप उसको लॉजिक को समझोगे ना कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो फिर आप बिना पढ़े भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। जैसे कुछ साल पहले एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, और उस पे ये था कि भाई अभी हाल फिलहाल में एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो सुनामी है उसको लेके एक प्लांट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, कि भाई उससे सुनामी को हम चेंज कर सकें। तो उस पे ये था कि बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि भाई ये तो पढ़ा ही नहीं सुनामी का, मैं तो छोड़ के आऊँगा इसको, 2 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन वो पूछ रखा था कि भाई उड़ीसा में होगा या महाराष्ट्र में होगा। तो जनरली जो सुनामी है वो अपने ईस्टर्न फ्रंट पे आती है। तो अगर लॉजिक यूज़ करेंगे तो वो तुक्का कह लो आप, उसका लॉजिकल रीजनिंग वो सही करके आएगा बंदा, क्योंकि महाराष्ट्र में कम चांसेस है। तो ये चीज़ जो एक डेवलप करनी पड़ती है, कि रीजनिंग बहुत ज़रूरी है इंसान को,
चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेके हो या अपनी लाइफ के डिसीजन हो। डिसीजन को लेकर के, चाहे किसान आंदोलन को हाँ। लेकर के, भाई जो भी जागरूकता है। फेकनेस की तो बात करें कि भाई कितनी सोशल मीडिया पे भ्रांतियां फैलती है, ये दुनिया मेरे ख्याल से लगभग 15-20 साल हो गए होंगे खत्म होने ने। एक बार खबर चल लगी बोला भाई 2002 में बम फटेगा, रिसा फटेगा, सारे के सारे देश मड़िया मिट हो जाए, केवल भारत जिंदा रहेगा। फिर थोड़ा टाइम पाछा फैल गई बोला 2005 में ऐसा बम फटेगा, बोला केवल अमेरिका जिंदा रहेगा। ये फेकनेस तो फैलती रहा है। तो सबसे बड़ी चीज़ है भाई, भ्रांतियां दूर करो सोशल मीडिया की सारी बात। अपना बड़े बूढ़े कहते आए भाई, अखबार की बात और गधे की लात, इन पर विश्वास कम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है पूरे कंट्री को लेके कि नेशनल वाइड है, जिसके बारे में मैं बैठ कर काफ़ी बार सोचा करूँ, बहुत बार सोचूं मैं कि भाई यो चीज़ है जो किसी के दिमाग में क्यों नहीं आने लग रही। पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो रही है, किसी भी सेक्टर में आप जाके देख लें कि भाई पॉपुलेशन की वजह से लगा है कि भाई हाँ सिलेक्शन रुक गई, कंपटीशन ज़्यादा हो गया, पॉपुलेशन की वजह से क्राइम ज़्यादा बढ़ गया, पॉपुलेशन की वजह से वैकेंसीज कम आई, पॉपुलेशन की वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। मतलब मेन आपने जैसे अभी बात की भाई लॉजिक के पीछे जाना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि भाई ये जितनी सारी समस्याएं अपना कंट्री फेस कर रहा है या अपने यूथ के अंदर जो फेस कर रहा है कि भाई बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, किसी भी प्रकार की समस्या है कि क्राइम की तरफ उसका मुंह हो गया, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पॉपुलेशन की वजह से है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में? देखो, दो चीज़ है। पहली बात तो अगर पॉपुलेशन के सेंस में हम देखें तो रिसोर्स जब कम होंगे या लोग ज़्यादा होंगे तो कंपटीशन बढ़ेगा। देखो, वो तो सारे साइंटिस्ट भी, डार्विन की थ्योरी भी यही कहती है। लेकिन अगर हम नॉर्मल वे में देखें कि कई बार बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है किसी कंट्री के पास, लेकिन अगर वो कैपेबल सिटीजन है, मतलब स्किल्ड सिटीजन है, तो उसको पावर में भी चेंज किया जा सकता है। जैसे जर्मनी का एग्जांपल ले लें आप, जापान का एग्जांपल ले लें कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन के बेस पे, ना कि उनके कंट्री के रिसोर्स के बेस पे डेवलप किया। कोरिया का एग्जांपल ले लें आप। तो मेरा ये मानना है कि जैसे अभी अपने पास जितना यूथ है, तो इंडिया को अगर हम देखें तो मेरी सेंस में एक लेट स्टार्टर कंट्री में इसको कहूँगा। कि जैसे आप मोबाइल टेक्नोलॉजी में देखिए, अब हम सोच रहे मोबाइल बनाएं, जो कि हम 10-20 साल पीछे हैं। ऐसे ही आप एग्जांपल ले सकते हो सोलर इंडस्ट्री का, कि अब हम सोच रहे हैं कि भाई सोलर में हम लीड करें। तो ये जो भी फेज है ना, इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आज 10 साल के अंदर हमने यूथ को प्रॉपर एजुकेशन दी, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी दी और उनको स्किल दे दी, तो इंडिया, आप ये सोच सकते हो कि टॉप 2-3 कंट्री में आप इसको नेक्स्ट 2 डेकेड में देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें नहीं प्रोवाइड कर पाए, तो यही फिर आप देखोगे कि सारी सामाजिक समस्याएं एक तरीके से बन के पैदा हो जाएंगी। क्योंकि जो लोग को इस टाइम पे 30 की एज तक उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो फिर वो क्या करेंगे? गलत दिशा में जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए देखो, पॉपुलेशन क्या है कि साइंटिफिक उसमें टर्म में TFR जो है वो 2.1 से कम होना चाहिए या 2.1 होना चाहिए, जब जाके आपकी पॉपुलेशन स्टेबलाइज होगी। तो वो अपना है 2040 के आसपास जाके स्टेबलाइज होगी। तो हम आने वाले 20 साल तक ये उम्मीद नहीं कर सकते कि पॉपुलेशन हमारी घट के 1 बिलियन से कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हम अभी और पीक करना है इंडिया को। तो जो भी युवा है उसको ये अपने माइंड में फिट करना होगा कि चाहे वो किसी भी फील्ड में जाए, चाहे खेती में भी क्यों ना जाए, उसको कंपटीशन अगर उसके पास देने की क्षमता नहीं है, उसके अंदर जुनून नहीं है, तो वो फिर फेल हो जाएगा। अब आप देखो, जैसे खेती का एग्जांपल लेते हैं, बहुत सारे युवा सोचते हैं कि भाई खेती जो है सही रोजगार नहीं, उसको छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जो है MBA या बहुत सारी हायर एजुकेशन हार्वर्ड से करके वो लोग इंडिया में आके ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो है अपना सेटअप लगा के करोड़ों महीने के कमा रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि आप जहाँ भी जाओ वहाँ पे आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना होगा, स्किल अपनी लगानी होगी। ये नहीं कि जो ट्रेडिशनल वे है वही आप करते जाओगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी। अच्छा, कहने का मतलब ये है विकास जी का कि पॉपुलेशन चाहे जितनी हो, हर एक व्यक्ति का अपनी ज़िंदगी का मोटिव होना चाहिए, जिस भी वो काम को करता है, जिस भी अपने कोई भी वो काम करे, वो स्किल्ड होकर के करे, टैलेंटेड होकर के करे, काम को बर्डन मान करके ना करे। चाहे इन्होंने एग्जांपल दिया कि वो बंदा एम्प्लॉयमेंट है या अनएम्प्लॉयमेंट के फेस में, चाहे वो किसानी ही क्यों ना करे, पर पूरा स्किल्ड होकर के पूरे टैलेंट के साथ करे। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि मेरे पास में दो व्यक्ति हैं। एक है जिसके पास में बहुत पैसा है, जो जो चाहे वो किताब खरीद सकता है, जो जिस चाहे ऐप से, जिस चाहे इंटरनेट ऑनलाइन क्लासेस को, बैच को परचेज कर सकता है। और दूसरा है जिसके पास में पैशन है, कुछ कर गुजरने का बहुत ज़्यादा जुनून है। तो पैसा और पैशन में, उन दोनों में से कौन विजयी होगा, या दोनों का मिक्स करना पड़ेगा, कैसे?
देखो मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी किसी भी एग्ज़ाम के लिए पैशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चाहे आपके पास पैसा हो, बहुत सारे लोगों के पास पैसा है बट एग्ज़ाम बहुत कम क्रैक कर पाते हैं। रीज़न ये होता है कि जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा ना, आप डेली उठ के वही रूटीन नहीं फॉलो कर सकते। चाहे आप ज़िंदगी में किसी भी फील्ड में हो, आप डेली एक ही काम बार बार तभी कर सकते या आप मजबूर हो या आपके अंदर जुनून हो। तो और यहाँ पे अगर इंडिया का सिनेरियो देखे तो दोनों ही युवाओं के लिए दोनों ही चीज़ है, मजबूरी भी है और जुनून भी है। तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे पैसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें कि ऑनलाइन आ गया। अगर यूट्यूब आप देखो कि यूट्यूब तो कोई भी चला सकता है, मुझे नहीं लगता 150 रुपये खर्च कर सकता आज के दिन कोई भी महीने के इंटरनेट पे। तो वो एजुकेशन अब इतनी बड़ी वो नहीं रही कि एक डिजिटल जो एरा आई है उससे जो डिवाइड था लोगों के बीच में, अमीर गरीब का फासला, वो इसमें क्षमता है कि ये कम कर सकता है। लेकिन उसके लिए हमें एक ये नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है तो बस मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब हम अखबार में, जब मैं एक बार पहली बार सोच रहा था यूपीएससी के बारे में, तो एक लड़के के बारे में पढ़ा था मैंने। वो रिक्शा चलाता था और उसके पिताजी रिक्शा चलाते थे और उन्होंने उसको आईएएस बना दिया। तो पैसा नहीं कह सकते, ठीक है पैसे से हम सहूलियत थोड़ी आसान हो जाएगी, आपको एक पंखे की जगह एसी में पढ़ सकते हो आप। लेकिन कई बार यही कमियां जो होती हैं यही हमें मोटिवेट भी करती हैं कि देखो अगर मान लो कि किसी के पास एसी नहीं है, उसको ये बोले कि तुझे एसी रूम मिल जाएगा अफसर बनने के बाद, तो उसके लिए वो एक मोटिवेशन हो सकता है। बट अगर सच में हम देखें तो मोटिवेशन वही होता है कि जब हम कोई भी जो गरीब से गरीब आदमी है उसकी आंखों में खुशी। जैसे मैं कई बार ऑफिस में यहाँ पे गया हूँ बरवाला में, तो कई बार लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही सर्टिफिकेट बनता है कुछ बनता है तो एक खुशी होती है कि हाँ भाई काम हो गया। तो वो जो खुशी दोगे ना आप ऑफिसर बन के किसी को भी, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो आपको बिना जुनून के बिना नहीं मिलेगी। पैसा नहीं दिला सकता आप, पैसा तो बहुत लोगों के पास है, तो उसका मतलब सबके पास गवर्नमेंट जॉब होती नहीं है, ऐसा नहीं है। तो पैसा एक है क्रिटिकल फैक्टर बट सब कुछ पैसा नहीं है। पैशन हो तो पैसे की कमी पूरी हो सकती है, पर पैसा हो तो पैशन की कमी पूरी नहीं हो सकती। कहने का मतलब पैशन जीतेगा भाई। जो बालक शिकायत करे अगर जिंदगी तक मेरे पे पैसे कम है, तो वो ये चीज़ मोटिवेशन है। कदे भी आपने लाइफ में फेल कराया हो कि भाई आपने घनी कसूती भूख लग रही है, आप कड़िया कुछ खा पी नहीं सकते, आप रास्ते में हो, आपकी यात्रा पूरी नहीं हुई, आप घर पर नहीं पहुंचे, या जड़ा आप जान ला रहे होड़ा नहीं पहुंचे, राह में अपना कोई खाने का ढाबा वगैरह नहीं मिला, जेब में या पैसे नहीं थे, जो भी था, लेकिन भूख जम्मा और तगड़ी 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 कसूती पीक पे पहुंच जाए लगती लगती, तो उस टाइम जाए ना जो खाली रोटी हो, सूखी रोटी हो, और गंठा भी चा ना हो, चाहे गंठे चटनी हो, चाहे लाल मिर्च पड़ी हो, जो वह भी खावा हाँ, तो मटर पनीर की सब्जी वर्गी ला गया करे। तो वो विकास जी का कहने का मतलब है भाई पैसन बन जाए, वो उस चीज़ पे नीड हो जाए, वह एक चीज़ तरीका तो वह जीतेगी फिर पैशन अगर फॉलो करेगी। ये थोड़े मसालेदार क्वेश्चन जो मेरे पास, मैंने खुद ने नहीं बनाए। मैं जब जैसे जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने उनको बोला था कि भाई मेरे ऐसे ऐसे क्लासमेट रहे हैं, तो मैं उनका इंटरव्यू जो है करने वाला हूँ, उनका साक्षात्कार लूँगा, तो आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो। तो उनमें से कुछ फनी क्वेश्चन भी होंगे और कुछ धमाकेदार, जो एक एज ए स्टूडेंट लाइफ आपने अभी मतलब चलती रहती है। वैसे तो स्टूडेंट लाइफ कभी किसी व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती, फिर भी आप उस जोन से जो एक बार बाहर आ चुके हैं कि भाई सिलेक्शन ले ली, तो एक अनसक्सेसफुल जो स्टूडेंट है वो आपसे पूछना चाहेगा, वो क्वेश्चन फायर कर दे। जरूर। तो सबसे पहला ज़बरदस्त क्वेश्चन है भाई, आपकी गर्लफ्रेंड रही है तो कितनी, और वजह? देखो जब एजुकेशन यहाँ पे मैं दिल्ली में गया, तो उस टाइम मेरे को ये लगा कि जब जेंडर डाइवर्सिटी आती है एजुकेशन में तो उससे आपको फ़ायदा मिलता है। आप ग्रूमिंग की सेंस में ले सकते हो, अपने बोलने चालने के तरीके में, या फिर एजुकेशन की भाई डिफरेंट व्यूज़ ओपिनियन आते हैं। तो इस मामले में मैं हाँ कहूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी साथ दिया, सपोर्ट किया मेरा इस मामले में। और जो एरिया जैसे मेरे वीक थे तो वहाँ पे उन्होंने सपोर्ट किया जहाँ उनको ज़रूरत थी। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यहाँ पे, जो ये जैसे एक टैग होता है, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे इसको एक एज ए स्टडी पार्टनर के रूप में देखना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस एज में अगर डाइवर्ट कर देंगे ना अपना फोकस, तो फिर हम अपना गोल नहीं अचीव कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपनी जो फीलिंग्स है उनको कहीं ना कहीं आपको डोमिनेट नहीं होने देना है, कि आप जो आपका फोकस है वो फोकस रहना चाहिए, वहाँ पे फोकस नहीं डाइवर्ट होना चाहिए। बाकी सब सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, कि अगर आप
प्राइमरी चीज से हट गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज होनी चाहिए कि बाकी कुछ भी जाता रहे आता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए लाइफ में। जो जॉब के लिए आए हो, जो भी एग्जाम फोकस में वही रहना चाहिए, उसको नहीं चेंज करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। बिल्कुल, एक जो सक्सेसफुल आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लाइफ को लेकर के, किसी भी स्ट्रेटजी को लेकर के, तो वो विकास जी के पास मैं देख पा रहा हूँ। अगर मेरे हाथ में ये पहले से होती की बातें, तो मैं भी इनको अब मैं दिल से मानने लगा हूँ कि हाँ, वास्तव में वेल डिज़र्विंग पोस्ट इनको मिली है। ये डिज़र्व करते हैं, ये इनके लायक है। इन्होंने कहा है कि भाई गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप हो, वो भी एज़ ए प्रॉफिट गेनर देखना चाहिए। जेंडर की डाइवर्सिटी आपको एज़ ए प्राइमरी सोर्स नहीं यूज़ करनी है, एज़ ए सेकेंडरी उसको इनपुट रखना है। आपकी जो फर्स्ट प्राइमरी इनपुट जो रहेगी वो रहेगी स्टडी, आपकी कंसंट्रेशन, आपका गोल। उसको लेकर के अगर आपने उसकी किसी भी चीज़ को जगह दी तो वो चीज़ें हैं भाई टाइम टू टाइम, आपको पता है वो चीज़ें चली जाती हैं, आता रहेगा, जाता रहेगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन, नशा भाई डेली की बीड़ी, सिगरेट, चाय, भाई सुट्टा मार लिया। दिल्ली में तो जिस तरह कहावत है कि भाई सुट्टा सट्टा मारना चलांगे, सुट्टा गला एक चाय हो जाए, या भाई साप्ताहिक मासिक कोई पार्टी, भाई बियर दारू बार में चलांगे। और आप तो जेंडर डाइवर्सिटी का वो मेरे ख्याल से सपोर्ट भी था। एक्चुअली मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता, ड्रिंक स्मोक कुछ भी नहीं। बाकी मेरा ये मानना है कि अगर लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आपके कंट्रोल में है तब तक वो ठीक है, लेकिन अगर वो गोल के बीच में आ रही है तो वो मेरे हिसाब से कुछ भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। चाहे वो तो फिर आदमी का खाना ही क्यों। हाँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई भी काम हम करते हैं तो अगर आपके मन को ये लगे ना कि भाई ये बेईमानी की है, ये गलत है, तो वो चीज़ फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। एटलीस्ट खुद से जो आपको लगे ना कि ये गलत किया है, वो चीज़ चाहे कुछ भी हो आपको नहीं करनी चाहिए फिर। क्योंकि और अगर आप खुद जस्टिफाई कर रहे हो, अपने आप को लग रहा है कि हाँ ये मैं डिजर्व करता था एक दिन की छुट्टी, या कहीं एक दिन पार्टी करना या घूमने जाना, तो वो आप अफोर्ड कर सकते हो। भाई ये मेरे को ऐसा लगता है कि देख, इंसान को क्या चाहिए, रिवार्ड चाहिए होता है कोई भी अच्छा काम करे। तो ये अगर आपको कभी पार्टी करनी या कुछ भी करना है, तो जब आपने कुछ अचीव किया तब करो आप, कि भाई आपने क्लास में टॉप कर दिया किसी टेस्ट में, वीकली टेस्ट हो, मंथली टेस्ट हो, अपने आप को रिवॉर्ड करो, मूवी देखो, भाई कुछ भी करो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि फिर अगला वीक ही पूरा आप सबसे नीचे आए अगले वीक। इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि अपना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे मतलब पहले मैं बुद्धा के बारे में इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन बुद्धा ने कहा है कि भाई सबसे ज़्यादा जो आदमी को परेशान करती है ना, वो डिज़ायर है। तो ये डिज़ायर तो बहुत सारी है मन के अंदर, तो इसको अगर हम कंट्रोल कर लेंगे ना कि भाई जो मेरे मन में आएगा वो नहीं होने दूंगा, जो मेरे को चाहिए, मेरी ज़रूरत है वो करूंगा, तो मैं आगे जा सकता हूँ। लेकिन अगर मन की इच्छाएं डोमिनेट करने लगी दिमाग पे तो फिर गड़बड़ है फिर तो। हाँ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने लिख करके मेरे को भेजा है कि आपके दोस्त की अगर बिहार में पोस्टिंग हुई है तो क्या वो वहाँ जाने के बाद में गुटखा खाएंगे। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि जुबा केसरी तो नहीं देखने को मिलेगा आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल फिलहाल केडी भाई का गाना रिलीज हुआ है, और आज सुबह जब मैंने इंस्टाग्राम को उसको बोला कि भाई जैसे राहुल है सोशल मीडिया के जो हैंडल करता है वो सारे के सारे, कि एक बार क्वेश्चन बता दे क्या क्या आए हैं, तो उसने स्क्रीनशॉट में एक क्वेश्चन भेजा था। केडी भाई का गाना आया बदमाश, आपने सुना है? नहीं, मैंने नहीं सुना। तो उसके अंदर उन्होंने केडी है अपने कुलबीर दनोता, काफ़ी मतलब हरियाणा के बड़े टॉप सिंगर में आते हैं, वो काउंट होते हैं। तो उन्होंने गाना लिखा है इस प्रकार से कि भाई बदमाशी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, बदमाशी छोड़ दो। और उन्होंने बहुत अच्छे से लिखी है कि भाई मैं जेड़ा मैं चक्की पे पड़ी मैं लाश बोलूँ हूँ, जेड़ा की सलाख्या में पड़ी मैं लाश बोलूँ हूँ, ला के पूरी आस बोलूँ हूँ, मेरे छोटे बड़े भाइयों बंदूखड़ी ना ठाइयो। तो बदमाशी के ऊपर उन्होंने लिखा है। और यूथ को अगर देखा जाए ना, तो आज के दिन विकास जी जो सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उनको अपने मकसद से हटाने का काम कर रही है, उनको कंसंट्रेट नहीं होने देती है, तो वो सबसे पहली चीज़ है उनकी आशिकी। गांव में घूमना, बाइक उठा ली, दोस्त की उठा ली, गांव में शहर में चक्कर लगाने शुरू कर दिए। और लड़कियों का आप कह सकते हो कि भाई फैशन के अंदर घुस गई। या फिर दूसरी जो चीज़ आती है यूथ के अंदर के नशा। तीसरा फिर कदम उठाते हैं, तो सबसे बड़ा मेरे को लगता है कि अगर कोई चीज़ है जो उनको कंसंट्रेशन उनकी ख़त्म कर देती है, तो वो है बदमाशी, जो आजकल आजकल हरियाणा में तो इतनी ज़्यादा हो रही है कि भाई जना खड़ा ने सोचा मेरे पास बंदूक हो और मैं ठा दूँ, मैं मार दूँ, भाई मैं इतना घर आता ठा लूँगा, मेरा सिस्टम मैं इतना न्यू पाड़ दूंगा। तो उनके लिए आप एक एक पॉइंट के ऊपर 2 मिनट ज़रूर बात करें। देखो, मेरा ये मानना है कि जो भी इस तरीके फील्ड में जाता है, मान लो कि कोई गुंडागर्दी में या फिर इस तरीके की, तो मुझे लगता है कि उसको इज्जत नहीं मिलती। आप कह सकते हो कि भाई लोग उससे डर रहे हैं तो उससे
जो भी है दुआ सलाम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जैसे इज्जत वाला कोई भी काम करोगे, कोई भी जॉब करोगे ना, तो आपको एक सोशल रिस्पेक्ट जो मिलेगी ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जिस दिन मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ, मैं उस दिन घर पे आया, तो मेरे लिए वो बहुत बड़े गर्व की बात थी कि भाई मेरे पिताजी ने मेरे को माला पहनाई। और शायद कोई बच्चा अगर गुंडा बनेगा तो उसका बाप कभी ये नहीं करेगा कि भाई उसके बाप ने उसे माला पहनाई और गर्व से उसे भाई गले से लगाया। तो मुझे लग रहा है कि जिस दिन आप अच्छी फील्ड में जाके कोई अच्छा काम करोगे ना, अगर आपके माँ बाप आपको सबके सामने प्राउड फील कर रहे, तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी आपकी। ना कि उनको भाई आपकी वजह से सुनना पड़े, दो लोग आके उन्हें घर पे ताने दे के जाएं कि भाई आपका लड़का तो फला जगह है। तो मेरे को लग रहा है कि एक अपने माँ बाप के बारे में भी सोचना चाहिए, और खुद का ये जितने भी आप कितने भी बड़े, चाहे कोई मूवी का एग्जांपल ले लो या कोई भी ले लो, शॉर्ट टर्म है ये कि भाई 2 साल 5 साल टिक जाएंगे, उसके बाद इनकी कोई लाइफ नहीं है। तो ये चीज़ है कि उस आदमी को अपनी सोशल, अगर उसको स्टेटस बढ़ाना है, क्योंकि ये क्या सोचते हैं बच्चे कि भाई एक शॉर्ट टर्म है कि भाई मेरे को इंस्टेंट फेम मिल गया। वो फेम कुछ नहीं है। अब वो थाने में उसको लेके जाएंगे तो बर्फ की सिल्ली पे वो फेम पिघलता हुआ दिखेगा वहीं पे। तो सबसे मेन बात क्या है कि अगर वही बंदा आईपीएस बनेगा तो उसको वो पूरी जिंदगी, आप ये सोच लो कि सलूट लगेंगे, वो उसने कमाया है। और जो ये बंदा है, इसके पास जब तक बंदूक इसके पास है तब तक इसको सैल्यूट है, उसके बाद सैल्यूट नहीं है। तो ये चीज़ इनको युवाओं को समझनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो विकास जी के साथ में बहुत अच्छा लगा मेरे को बात करके, और बहुत 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 ज़बरदस्त, मैं बचपन में इनके साथ रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छे विचार उस टाइम पर भी रखते थे, बहुत मजाकिया नेचर के हैं, बहुत ज़्यादा खुशदिल और हंसी मजाक का नेचर इनका रहा है। और पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखा जाए लाइफ को लेकर के, स्टडी को लेकर के, तो सब हमने बातें करी है। और मैं नहीं मानता कि विकास जी का कोई भी एक भी ऐसा पॉइंट था जो आप लोग मिस करें। और इन्होंने जो आपको मैसेज दिया है वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो, नशे को लेकर के हो, चाहे जेंडर डाइवर्सिटी को लेकर के हो, चाहे बदमाशी को लेकर के हो, चाहे खाली बैठ कर के घूमने से लेकर के हो, चाहे किसान आंदोलन को लेकर के हो, चाहे स्टडी को लेकर के हो, चाहे रूटीन को लेकर के हो, चाहे क्लासेस कैसे ले, कहाँ से ले, उस चीज़ को लेकर के हो, तो इनको फॉलो करें। मैं मानूंगा विकास जी तभी अपना ये इंटरव्यू सक्सेसफुल हुआ है। ज़रूर, मैं ये सोचता हूँ कि मेरा एक बहुत छोटा कदम है, और मैं ये चाहूँगा कि जैसे मैंने ये देखा है कि जनरली हरियाणा से बहुत कम बच्चे हैं जो आगे जा रहे हैं अभी, क्योंकि जनरली अपना स्टेट एक एग्रेरियन स्टेट रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे अपने स्पोर्ट्स का जुनून है ना, एक एजुकेशन का भी ऐसे हरियाणा का जुनून हो। जैसे एक टाइम पे ऐसा था कि बिहार का वर्चस्व था एक आईएएस बहुत सारे की, भाई वहीं से कैडर जाएगा। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ कि हर सर्विस में, हर फील्ड में हरियाणा से इतने बच्चे हों कि ताकि वो दूसरों के लिए मोटिवेशन बने और एक स्टेट को भी आगे लेके जाने का काम करे। हाँ, एक टाइम रहा है जिस टाइम पे कि भाई यूं कहावतें थी कि पंजाब में अगर जाओगे तो हर तीसरे घर से सिंगर निकलेगा, और बिहार में जाओगे तो हर तीसरे घर से आईएएस आईपीएस निकलेगा। जबकि अपना हरियाणा में तो ये है भाई, आया दूसरे तीसरे घर में जाओगे तो एक जना है जो सरकारी नौकरी खातर कड़ियाँ रपी फसाए बैठा है, एक जना है जो सा इसका है को मुकदमा चलन लग रहा वो इसका है, एक आधा जो सा कड़ियाँ को रिश्ते की बाट देखी जाने लग रही है। और इसी बात पे आपकी मैं एक बात जोड़ना चाहूँगा, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि पैसे दे के जॉब लगना, ये मेरे मतलब कि एक पसंदीदा टॉपिक कह सकते हो आप। जैसे जनरली आप देख लो कि ग्रुप डी की जॉब का भी 7 से 10 लाख में मतलब ये मार्केट में चलता है कि भाई इतने लाख रुपए दे के वो जॉब लगा है। मेरे को लग रहा है कि अगर वो बच्चा मेहनत करे 6 महीने, उस 7 लाख 10 लाख में से 1 लाख भी खर्च तो नहीं होंगे उसके, जॉब भी लगेगा वो, और पूरी जिंदगी गर्व से ये कह सकता है कि मैंने ये चीज कमाई है। जो आप अगर 10 लाख दे के अगर कोई जॉब मिल भी रही है आपको, कोई भी आपको ये बोल देगा पैसे दे के लगा है, आप गर्व से नहीं कह सकते कि भाई उसको। लेकिन जब आपने अपनी मेहनत से कमाई होगी ना, तो आप एक एमपी एमएलए के सामने भी खड़े होके ये कह सकते हो कि भाई मेरी जॉब है, कमाई है, तेरे पैसे से नहीं लगा मैं। तो ये जो चीज है ना, उसका अलग ईमानदारी जो है ना, वो आपको खुद से भी रखनी होगी और अपनी ड्यूटी से भी रखनी होगी। चलिएगा, आज के लिए इतना काफ़ी होगा भाई, और उम्मीद करते हैं हम
कि आप इस इंटरव्यू से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। ऐसे ऐसे और भी इंटरव्यू मैं लेकर के आता रहूँगा, सक्सेसफुल लोगों से मिलता रहूँगा, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनसे बातें करता रहूँगा। मेरे सोशल मीडिया के हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली मुलाकात फिर कभी होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, रब खैर करे।